स्टूडेंट्स, तो रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए करते हैं पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व। तो चले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। व्हाट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन देम। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे उनसे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या डिफरेंस थे। हमने दिल्ली सुल्तान और मुगल्स दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, तो उनके पॉलिटिकल मतलब उनके राजनीतिक तरीक़ों में क्या क्या डिफरेंस थे वो आपको बताना है, और साथ साथ उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या समानताएं थी, वो भी आपको बतानी है। ओके, तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस वन बाय वन। ओके, सो इफ़ वी सी सिमिलैरिटीज़, फर्स्टली बोथ मेंटेन सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज। ये दोनों क्या थी? सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज थी, सपोर्टेड बाय लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज। और दोनों दोनों को किसका सपोर्ट था? आर्मी का सपोर्ट था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की एंड स्टैंडिंग आर्मीज। बोथ रिलाइड ऑन लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स सिस्टम, इक्ता इन सल्तनत एंड जागीर इन मुगल्स। तो दोनों में जो लैंड जो दोनों जो थे सल्तनत और मुगल्स, वो लैंड रेवेन्यू पर डिपेंड करते थे। मतलब जो असाइनमेंट्स, मतलब अपने नोबल्स को क्या देते थे? लैंड रेवेन्यू देते थे। इसमें इक्ता बोला जाता था सल्तनत में, और उसे जागीर बोला जाता था मुगल्स में। बोथ प्रमोटेड अर्बन ग्रोथ, ट्रेड एंड इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन दोनों ने ही क्या किया? इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, ट्रेड को ग्रो किया। जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? जैसे कि ताजमहल एक इंडो इस्लामिक शैली पर बना हुआ है। इसके अलावा हुमायूं टॉम, वो भी इंडो इस्लामिक शैली पर बना हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स में सिमिलैरिटी के। Now let's see the differences between two of them. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस था? रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज्ड, जो दिल्ली सल्तनत थी ये थोड़ा उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं था। मतलब इसमें लोकल गवर्नर्स के पास ज़्यादा पार थी। इक्तदार हेल्ड हाई ऑटोनॉमी लीडिंग टू फ्रीक्वेंट रिवोल्ट, जिसकी वजह से बार बार क्या होते थे? रिवोल्ट होते थे। जैसे अगर हम डेक्कन सल्तनत देखें तो उनका भी रिवोल्ट हुआ, किसके अगेंस्ट? दिल्ली सुल्तान्स के अगेंस्ट। मुगल एम्पायर उसके अपोजिट क्या था? हाईली सिस्टमाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? सेंट्रलाइज था। मनसबदारी और ज़ब्त रेवेन्यू सिस्टम जो है, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट मनसबदारी और ज़ब्त अगर डिटेल से समझना है तो आप मेरे एक दूसरे वीडियो को देख सकते हैं बेटा, ठीक है, जिसमें आप मेरे एक दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ज़ब्त सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। रूलिंग एलीट इंटीग्रेशन, तो इसमें रूलिंग एलिट्स को कैसे इंटीग्रेट किया था? मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू टर्किक, अफ़गान एंड सेंट्रल एशियन नोबल्स। इन्होंने खाली अपने एलिट इंटीग्रेशन में, मतलब नोबल्स में टर्किक, अफ़गान और सेंट्रल एशिया के लोगों को इंक्लूड किया था। बट मुगल्स ने ऐसा ना कर कर राजपूत, इंडियन मुस्लिम्स, ईरानीज़, तुरानीज़ और मराठास को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस दिया था। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड कल्चरल पॉलिसीज़। जनरली ऑर्थोडॉक्स इम्पोज जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे रिलीजियसली दिल्ली सल्तनत वाले, जबकि मुग़ल एम्पायर में हमें थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलता है? टॉलरेंस देखने को मिलती है। जैसे कि अकबर के टाइम पे सुलह कुल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, सारे रिलीजन्स के बीच में समानता। जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को भी अकबर ने क्या कर दिया था? अबॉलिश, ख़त्म कर दिया था बेटा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डिड किंगडम्स लाइक विजयनगर एम्पायर एंड अहोम किंगडम मैनेज टू रेजिस्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम कंपेयर टू अदर्स? क्यों अहोम और विजयनगर सबसे लंबे टाइम तक रेजिस्ट कर पाए दिल्ली सुल्तान्स को? सो विजयनगर के पास, पहले हम विजयनगर को देख लेंगे। दे हैव जियोग्राफिकल एडवांटेज। ओके, जियोग्राफिकली मतलब जिस तरीके से विजयनगर था, तुंगभद्रा रिवर से ये प्रोटेक्टेड था। रग्ड ग्रेनाइट हिल्स थे इसके आसपास।
नेचुरल रॉकी फोर्टिफिकेशन, और चारों तरफ क्या था, रॉकी फोर्टिफिकेशन था, नेचुरल रॉक्स थी। हम्पी का अगर जो इसकी कैपिटल है, अगर आप वहाँ का टेरेन देखें, मतलब अगर लैंड देखें, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रॉकी टेरेन है, जहाँ पर इनका मुगल्स की आर्मी का एंटर कर पाना, सल्तनत की आर्मी का एंटर कर पाना ईजी नहीं था। देन विजयनगर ऑल्सो हैव मिलिट्री इनोवेशंस, built massive stone fortresses, organized a large army with effective cavalry, and imported Arabian horse and via coastal ports. इन्होंने अपने उसमें अरबी घोड़े भी शामिल किए थे, अपने कैवलरी को ऐड किया था। ओके, स्टोन के फोर्ट्रेसेस बनाए थे, मतलब मैसिव फोर्ट्स अराउंड विच द पैलेस इज सेफली बिल्ट, और लार्ज आर्मी में इन्होंने अपनी अरेबियन हॉर्सेस को ऐड किया था। देन सोशल एंड कल्चरल कोहेजन, मीन्स सोशली और कल्चरली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था विजयनगर एम्पायर। positioned as guardians of South Indian culture and religious tradition, securing strong popular support. इन लोगों ने अपने रीजन में साउथ इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा दिल्ली के सुल्तानों से, और इसीलिए लोकल जो पॉपुलेशन थी वो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से सुल्तान को इन लोगों से जीतना मुश्किल हो जाता था लोकल लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो ये 3 एडवांटेजेस हो गई विजयनगर की। अब देख लेते हैं अहोम किंगडम। ज्योग्राफिकली डिफेंस, अहोम किंगडम भी क्या थी बेटा, ज्योग्राफिकली एक अच्छे तरीके से में जगह पर सेटअप थी। यहाँ पर हैवी रेन थे आती थी, डेंस फॉरेस्ट था, रिवराइन टेरेन क्रिएटेड नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट आउटसाइड कैवलरी, मतलब जो घोड़े थे वो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ थी, है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी के पास ये बसा हुआ था। इसके अलावा अहोम के पास पायक मिलिट्री सिस्टम भी था, विच अलाउड रैपिड सिटीजन सोल्जर मोबिलाइजेशन विदाउट मेंटेनिंग अ बैंक करप्टिंग पीस टाइम आर्मी, मतलब इनको क्या करना पड़ता था, इनके जो लोग थे वही इनके सैनिक थे, तो जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा सैनिक, तो सैनिक जो थे वो बहुत अच्छे थे। ये रिवर वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे बेटा, ये मतलब नदियों में बोट पर बैठकर ये क्या कर सकते थे, बो एंड एरो से निशाना लगा सकते थे, तो उनकी नेवल टैक्टिस जो थी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, जिसकी वजह से सरायघाट की जो लड़ाई हुई थी उसमें लक्षित बोरफुकान के लीडरशिप में क्या हुआ था, इन अहोमों ने क्या कर दिया था, हरा दिया था किसको, मुगल कमांडर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Imagine you are a scholar in the court of Akbar or Krishnadev Rai. Write a letter to a friend describing the politics, trade, culture, society you are witnessing. So, आप अकबर और कृष्णदेव राय के कोर्ट में क्या है, स्कॉलर हैं, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, डिस्क्राइबिंग वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो आप लेटर में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट रॉयल कोर्ट की बात कर सकते हैं, मैग्निफिसेंट रॉयल कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एट फतेहपुर सीकरी, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। लाइफ इन द कैपिटल इज़ अ मार्वल, अंडर अकबर नोबल पॉलिसी सुलह अ कुल, स्कॉलर्स पोएट आर्टिजन्स ऑफ ऑल फेथ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन गैदर एट इबादत खाना, ये कहाँ गैदर होते हैं, इबादत खाना में, एंड पास फिलोसफी एंड ट्रुथ विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। द सिटी मार्केट विद कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी, ट्रेडर्स फ्रॉम पर्शिया अरेबिया, आप कहाँ कहाँ से ट्रेडर्स यहाँ आते हैं वो बता सकते हैं। एक्सचेंज होता है सिल्क का, स्पाइसेस का, हॉर्स का, जेमस्टोन्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिंग स्टेबिलिटी, आर्टिजन्स ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड फेयर रेवेन्यू पॉलिसीज़। म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में आप पर्शियन इंडियन स्टाइल को देख सकते हैं। इट इज़ ट्रूली द गोल्डन एज ऑफ पीस, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये अकबर के पीरियड को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कम अकबर अ रूथलेस कॉन्करर इन हिज यंग डेज grew tolerant and benevolent after some years? What could have led to such change? अकबर की जो पॉलिसी थी वो कैसे बहुत ज़्यादा जो था वो स्टार्टिंग में ब्रूटल था, उसके बाद वो कैसे टॉलरेंट हो गया या बेनेवोलेंट हो गया। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो दूसरों पर दया दिखाए, है ना, वो कैसे हो गया। सो इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी एंड भक्ति थॉट्स, भक्ति थॉट्स जो थे, जो भक्ति थी, भगवान की भक्ति थी, सूफी थॉट्स जो थे उसका इन्फ्लुएंस था। डीप पर्सनल एक्सपोजर टू सूफी मिस्टिक्स, सलीम चिश्ती, भक्ति फिलॉसफी ब्रॉडेंड हिज स्पिरिचुअल हॉरिजन, जिससे उसकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा दिया।
इंटरेक्शन एट इबादत खाना में वो अलग अलग रिलीजियस स्कॉलर से मिलता था, जैसे हिंदू, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, इस्लाम। ही रियलाइज द ट्रूथ वॉज नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी सिंगल फेथ। मतलब वो बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म जो है वो उससे उसके ज़रिए हम भगवान को पा सकते हैं, बट देर आर अदर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स। तो वो इबादत खाना एक रूम हुआ करता था जहाँ पर वो इंटरेक्शन करता था अपने लोगों के साथ। देन पॉलिटिकल pragmatism. He understood he understood that a vast empire in India could not be sustained through coercion against the Hindu majority. Winning hearts was essential for lasting peace. So पॉलिटिकली उसने समझ लिया था कि उसे हिंदू लोगों के ऊपर भी जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी एम्पायर स्टेबलाइज हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ नोबल्स एंड एडवाइजर्स। अकबर के ऊपर अपने नोबल्स को ओपन माइंडेड एडवाइजर्स लाइक बीरबल, अबुल फजल, राजपूत लाइक राजा मान सिंह शेप्ड हिज ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक। इसीलिए वो ज़्यादा क्या हो गया, मानवतावादी हो गया, ह्यूमैनिटेरियन हो गया। अब उसके जो ये जो मतलब जो उसके लिबरल माइंडसेट वाले जो ओपन माइंडेड एडवाइजर्स थे जो उसको एडवाइस करते थे, लाइक अबुल फजल, बीरबल, महाराजा मान सिंह, इसकी वजह से भी उसकी जो पॉलिसी थी वो कैसी हो गई, टॉलरेंट पॉलिसी हो गई। मतलब अब वो बाकी रिलीजन्स को भी एक्सेप्ट करने लग गया था अपने लेटर ऑन ईयर्स में। वट माइट हैपन इफ़ द विजयनगर एम्पायर हैड वॉन द बैटल ऑफ तालीकोटा। क्या होता अगर विजयनगर एम्पायर तालीकोटा में राजा राम जीत जाते तो? ओके, सो प्रिजर्वेशन ऑफ हम्पी जो था ग्रैंड कैपिटल वुड हैव नॉट बीन सैक्ड, लूटेड और डिस्ट्रॉयड। ये एक प्राइसलेस मॉन्यूमेंट की तरह आज हमारे पास आर्किटेक्चरल हेरिटेज की तरह जी हमारे पास होता। कॉन्टिन्यूइंग साउथ इंडियन हेजेमनी। साउथ इंडिया की जो हेजेमनी है वो कॉन्टिन्यू रहती, मतलब कितना स्ट्रांग हो जाता साउथ इंडियन विजयनगर एम्पायर, डोमिनेंट रहता इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में इन साउथ इंडिया, ब्लॉकिंग नॉर्दर्न एक्सपेंशन इनटू डीप साउथ फॉर डिकेड्स। मैरीटाइम ट्रेड बूम। इस समय का जो ट्रेड था विजयनगर जो कर रहा था वो बहुत ज़्यादा मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट से, मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट ये वाले ऊपर वाले जो हमारा ईस्ट वेस्टर्न साइड का जो कोस्ट है, इसके ऊपर वाली साइड को मालाबार बोलते हैं और नीचे वाली साइड को कोरमंडल बोलते हैं, ठीक है। सो मालाबार एंड कोरमंडल कोस्ट वुड हैव एक्सपेंडेड इस ट्रेड वेल्थ विथ पोर्तुगीज एशिया एंड मर्चेंट्स। इनके साथ जो हमारा ट्रेड होता पोर्तुगीज़ के साथ वो क्या करता, बूम करता। देन कल्चरल हेजेमनी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, हेजेमनी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा पावरफुल। हेजेमनी किसका कंट्रोल है, तो कंट्रोल किसका होता, कंट्रोल होता साउथ इंडिया में किसका, हेजेमनी होती विजयनगर की। कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल कॉन्टिन्यूटी। साउथ इंडियन टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स वुड हैव बीन कंटिन्यूड इन इंटरप्टेड अंडर इम्पीरियल पैट्रोनेज। और पैट्रोनेज मतलब इम्पीरियल पैट्रोनेज मतलब राजा के संरक्षण में आज भी हमारे पास साउथ इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारा लिटरेचर होता, आर्किटेक्चर उस तरीके का बहुत बढ़िया बेहतरीन किस्म का होता, और परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि म्यूज़िक, डांस, इन सबको भी बहुत बढ़ावा मिलता। सो सेलेक्ट वन वैल्यू प्रमोटेड बाय अर्ली सिखिज़म एंड डिस्कस हाउ इट रिमेन्स रेलिवेंट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। सिखिज़म के वैल्यूज़ क्या थे, जैसे कि इक्वालिटी, सेवा, जस्टिस, एंड ये कैसे आज भी रेलेवेंट है वो आपसे पूछा गया है। सो कॉन्सेप्ट था, कोर कॉन्सेप्ट था, गुरु नानक देव जी ने बोला था, सेवा पर एम्फसाइज किया था, सर्विंग ऑल ह्यूमैनिटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, ईगो, डिस्ट्रैक्शन ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। मतलब किसी भी धर्म को हमें हर एक रिलीजन को क्या करना है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में अपनी सेवा मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनको खाना खिलाना, बूढ़े लोगों की सेवा करना, बच्चों की मदद करना, जिसको भी नीड है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट बन गया सिखिज़म का, गुरु नानक देव जी ने दिया था। इन प्रेजेंट डे ऑल्सो वी नीड सच टाइप ऑफ सेवा, कम्युनिटी किचन्स जैसे कि लंगर लगाना, सर्व फ्री मील्स फॉर मिलियंस पीपल, प्रोवाइड वाइटल मॉडल फॉर एड्रेसिंग मॉडर्न डे हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटीज़। हंगर जो था वो मॉडर्न डे हंगर, फूड इनसिक्योरिटीज़ को भी आज की ये कम करता है। डिज़ास्टर एंड क्राइसिस रिलीफ, जब डिज़ास्टर आ जाए या क्राइसिस आ जाए तो उस सिचुएशन में भी मदद करेगा। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स, खालसा एड पुट सेवा इनटू एक्शन वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग फ्लड्स, वॉर्स, पैंडेमिक्स एंड अर्थक्वेक। और इन सब सिचुएशन में भी आज ये मदद करता है।
बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटी, और ये इंक्लूसिव कम्युनिटी मतलब समावेशी कम्युनिटी बनाता है, मतलब एम्पैथी बिल्ड करता है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है, वॉलंटियरिज्म बढ़ाता है, इंक्रीजिंग इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, मतलब हर एक इंसान को अपना योगदान देना होता है समाज में, तो ये इस तरीके का समाज बिल्ड करने में मदद करता है। इमेजिन यू आर ए ट्रेडर इन पोर्ट सिटी, डिस्क्राइब द scenes you are regarding good people, describe the senses you see regarding good people, movement of ships etc. आपको सूरत के बारे में बताना है, आप एक ट्रेडर हैं और वहाँ पर आप क्या सीन्स देखते हैं, गुड पीपल, रिगार्डिंग गुड पीपल एंड ऑल दिस यू हैव टू टेल। ओके, सो वाइब्रेंट पोर्ट, आप इसके बारे में बताएंगे कि आपने यहाँ पे वाइब्रेंट पोर्ट्स देखे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पर आपने फ्लाइंग अर्बन, अरेबियन, पर्शियन, यूरोपियन, सदर्न एशियन, इन सब चीज़ों को आते हुए देखा। बसलिंग बाजार्स एंड गुड्स, ओके, इंडिगो डाई, सिल्क, स्पाइसेस, पर्शियन कारपेट्स, अरेबियन हॉर्सेस, यूरोपियन ग्लासवेयर, ये सब आपने गुड्स बनते हुए देखे। मल्टी कल्चरल क्राउड आपने देखा, गुजराती मर्चेंट्स, अर्मेनियन ट्रेडर्स, अरब सोल्जर्स, मतलब अलग अलग तरीके के लोगों को आपने यहाँ पर देखा। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हब आपने इसको देखा, हाईली वॉल्यूम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक प्लेस इन मर्चेंट हाउसेज विथ स्क्रॉप्स इशूइंग क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपने बैंकिंग वाली होते हुए देखी। हुंडियों को आपने बिकते हुए, हुंडियों में ट्रांजैक्शन होते हुए देखा। ये सारी आपको चीज़ें बतानी है, आपने इसमें क्या क्या देखा। यू कैन सी लाइक व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव सीन देयर फॉर ट्रांजैक्शन। शिप्स, हार्बर, गुड्स एंड स्पाइसेस, क्रॉप्स एंड हुंडीज़ के बारे में आपने जो जो देखा आपको वो बताना था। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट करे अपने 7 क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।